हाय एवरीवन। आज टॉपिक डिस्कशन में है न्यूमेरिकल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसमें टोटल हम दो वीडियोस बना लेंगे इस चैप्टर के, जिसमें न्यूमेरिकल्स कवर होंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल is of objective type. So let's begin with the question. It says a parallel plate capacitor is charged and then isolated. The effect of increasing the plate separation on charge, potential, capacitance respectively are. हम पहले इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। सिचुएशन दिया क्या है हमें। हमें बोल रहा है कि पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसको हमने चार्ज किया यूजिंग अ बैटरी सोर्स, वी ऑल नो। So let's suppose these are the parallel plate capacitor. So initially it is been charged and then isolated. Isolated का मतलब ये होता है कि अब इसे हमने बैटरी सोर्स से अलग कर लिया है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो रिटेन्ड रहेंगे, ऑलराइट, जो चार्ज पे डेवलप हुए थे। So from this we can say that the charge, by conservation of charge we can say the charge जो भी इस पे डेवलप हुए हैं वो चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। Alright, so this is the first part regarding the charge we can say, and it does not depend upon the separation, whether हम प्लेट के सेपरेशन जो हम यूजुअली इसे डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी, वो हम बढ़ाएं या घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। just charge will remain constant. So regarding charge we can say it remains constant. So straight away we can say option B हम remove कर सकते हैं, क्योंकि इसमें increase बोला है चार्ज के बारे में, लेकिन चार्ज constant रहेगा। Now let's talk about the potential and capacitance. So for capacitance we know, यहाँ पे हमें कुछ डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ चीज मेंशन नहीं की है। So we will take the medium in between the plate as to be air. Alright, so we know the capacitance when there is no dielectric present is given by the formula A epsilon 0 by D. Now from this we can say हमें बोल रहा है कि हमने distance between the plate increase किया है, that means capacitance has to decrease. If D increases, C has to decrease because A and epsilon 0 remains constant. So from this we know C is inversely proportional to distance between the two plate. If D increases, C has to decrease. तो डिक्रीज वाले ऑप्शन अब ये दो है सिर्फ। रिगार्डिंग कैपेसिटेंस डिक्रीज वाले ऑप्शन डी और, सो दिस कैन बी स्ट्रेट अवे डिस्कार्डेड। ऑप्शन सी को भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस के बारे में इंक्रीज बोल रहा है ये। ठीक है। सो अब ए और डी में पता लगाना है। ऑलराइट, सो फाइनली वी हैव कंसिडर्ड कैपेसिटेंस एंड चार्ज। नाउ पोटेंशियल की बारी है, तो पोटेंशियल के बारे में हम बोल सकते हैं वी हैव अ रिलेशन दैट इज, वी कैन राइट क्यू is equals to C into V. This is the relation we know, जहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल का रिलेशन हमें पता है, Q equals to CV. So यहाँ पे चार्ज तो कांस्टेंट है, so we can say the product CV will be a constant, and from this we can say this conclude that C and V are inversely proportional. All right, C and V are inversely proportional. So as we have seen that uh, capacitance value is decreasing, so potential has to increase. So for this we can say option D is the right match. So I hope you have understood the concept. हमारा ये क्वेश्चन, इसमें हमसे बोल रहा है कि a slab of material of dielectric constant value K has the same area A as that of the plate of parallel plate capacitor and has a thickness of 3 by 4D, where D is the separation between the plates. The change in capacitance when the slab inserted between the plate is. ऑलराइट, तो बेसिकली हमें कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहा है। ऑलराइट, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो उसमें स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात अगर हम करें तो ट्राई टू रिप्रेजेंट इट विद अ डायग्राम। ऑलराइट, सो इसमें आधी क्लैरिटी वहीं आ जाती है। जब भी हम कोई चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू फिजिक्स, तो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। हमने दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक ऐड किया है। ऑलराइट, एज पर द गिवन क्वेश्चन उस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस हमें दी है बाय 4D, और D जो है टोटल सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स। ऑलराइट, सो दिस हैज टू बी कंसीडर्ड। अगर ये 3 by 4D है, तो दिस हैज टू बी दिस डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस जो भी होगा ये होगा D/8 एंड D/8। ऑलराइट, सो वी कैन राइट इट एज हियर ओवर हियर D/8, and this distance will again be D/8. ऑलराइट, सो यहाँ पे एक छोटा सा हमें हिंट याद रखना है। जब कभी भी सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स गेट्स डिवाइडेड,
All right, separation between the two plates get divided, or in short, this abbreviation we have to remember, that is SSD, separation, series separation divide. All right, so in series we have to consider separation gets divided. So here we can see the total separation D is getting divided into three parts, D by 8, 3 by 4D and again D by 8. All right, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटेंस का ये सीरीज में होगा, तो ये कीवर्ड हमें याद रखना है यहाँ पे। और अगर इसके अलावा अगर एरिया डिवाइड होता है तो हमें याद रखना है कि वहां पे हम उनको पैरेलल में कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अब बेसिकली हमारे पास तीन कैपेसिटर हो गए, एक, दो एंड तीन, तो ये तीनों ही सीरीज में है यहाँ पे। ऑलराइट, सो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर वी कैन राइट C1, कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ C1 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एयर है यहाँ पे मीडियम फॉर C1 एंड C3, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एंड द सेपरेशन भी सेम है, तो इसीलिए C1 का जो कैपेसिटेंस होगा वही C3 का भी होगा, और उसका फॉर्मूला है A एप्सिलॉन 0 बाय D। सेपरेशन क्या है, D बाय 8, तो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें यहाँ पे D बाय 8 लेना है इंस्टेड ऑफ D। सो ये हो गया फर्स्ट। फॉर सेकेंड वी हैव टू कैलकुलेट नाउ। फॉर सेकेंड वी कैन सी C2 के लिए, C2 के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक अवेलेबल है मटेरियल K का, तो यहाँ पे फॉर डाइलेक्ट्रिक हमें पता है फॉर्मूला A एप्सिलॉन 0 K बाई D। तो यहाँ पे D क्या लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे D 3 बाय 4D। ऑलराइट, सो ये तीनों ही आपस में सीरीज में है, तो हम यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहाँ पे जो सीरीज का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 over C equivalent will be equals to 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब जस्ट हमें सब्सटीट्यूट करना है फॉर्मूलाज एंड देन वी आर डन। तो यहाँ पे C1 और C3 हम डायरेक्ट इसे 2 बाय, ये दोनों वैल्यूज सेम है ना, तो इसे 2 टाइम्स लिख लेते हैं हम डायरेक्ट, 2 टाइम्स A बाय A एप्सिलॉन 0 D बाय 8। ऑलराइट, सो D बाय 8 का मतलब ये है कि D बाय 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई। और C2 के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, तो C2 का हो जाएगा ये, इफ वी केयरफुली एनालाइज दिस कैन बी रिटन एज D 3D बाय 4A एप्सिलॉन 0 K। यहाँ से केयरफुली एनालाइज करने पे हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ से 4 जा जाएगा तो D अपॉन 4A एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे बचेगा 3 बाय K। This is what the value of C equivalent we are getting, but we are interested in finding the value of C equivalent, तो इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 4A एप्सिलॉन 0 बाई D, और यहाँ जो होगा वो होगा K अपॉन K plus 3। Alright, so this is what the answer we are getting. So if we compare it with the option, so we can say option D correct है यहाँ पे। Alright, so I hope you have understood the problem and the concept. Now let's move on to the second part of the question, that is third question. In this question हमसे बोल रहा है कि energy stored in a capacitor, that is energy stored in capacitor and dissipated during the charging a capacitor bears the ratio। से ये प्रॉब्लम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एनर्जी जितना कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा वो उतना ही उसे डिसिपेट कर सकता है या रिलीज कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों जितना उसने स्टोर किया उतना वो रिलीज करेगा, तो इनका रेशियो 1:1 आएगा। दिस इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। ये पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब कभी भी हमसे वर्क डन पूछा जाए, ऑलराइट, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हमें फर्स्ट पोटेंशियल ढूंढना होगा उस पॉइंट पे जहाँ पे हम चार्ज को ले जा रहे हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। चार्ज प्लस q and minus q are placed at a points a and b respectively which are at a distance 2l apart। as we can see, एक चार्ज प्लस q है, एक माइनस q है, दोनों के बीच की दूरी 2l दी है, and c is the midpoint of a and b। ऑलराइट, सो ये भी ठीक है। The work done in moving charge capital plus Q along the semicircle CRD, एक प्लस Q चार्ज को यहाँ से शिफ्ट करके D पे ला रहे हैं, तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है।
ऑलराइट, तो अभी जस्ट मैंने जो चीज बताई, हमें सबसे पहले डी पे पोटेंशियल फाइंड करना होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे ले लेते हैं पोटेंशियल एट डी। पोटेंशियल जो डी पे आ रहा होगा वो ड्यू टू बी आ रहा होगा और ड्यू टू ए आ रहा होगा, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे पोटेंशियल एट डी विल बी ड्यू टू बी एंड ए। दिस इज जस्ट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे बी की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, v इज इक्वल्स टू के क्यू बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, अगर ये एल है तो ये एल भी एल होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा इसके रिलेटेड, और यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है ड्यू टू बी, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस के क्यू, और जो दूरी है बी और डी की वो है एल, प्लस ए पे जो चार्ज है प्लस क्यू है, और जो डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड डी वो है 3l, एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर। और जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनली तो यहाँ से स्ट्रेट अवे वी कैन सी के क्यू बाय एल कॉमन लिया जा सकता है, तो बच रहा है हमारे पास -1 + 1/3। तो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज -2 के क्यू/3l। ऑलराइट, सो ये मिला हमें पोटेंशियल एट डी। हमको पोटेंशियल निकालने से यहाँ पे एक फायदा ये है कि अब हम डायरेक्टली वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज बिकॉज वी नो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क डन जो है थ्रू CRD, ये जो वर्क डन है यहाँ से यहाँ तक लेके आने में, वर्क डन होता है पोटेंशियल एट डी इनटू जो चार्ज हमने लाया वो वाला। ऑलराइट, बाय पोटेंशियल का डेफिनेशन आल्सो वी कैन से पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, दैट इज चार्ज प्लस क्यू हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जस्ट वी हैव टू बी केयरफुल नाउ। अगर हम VD की वैल्यू लें ऊपर से, तो वो है -2 के क्यू/3l इंटू कैपिटल क्यू। ऑलराइट, तो ये वर्क डन की वैल्यू है, लेकिन आप क्वेश्चन में देखते हैं तो ये मैच नहीं हो रहा है। तो जस्ट वी हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ के को हमें पता है, हम 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो भी लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन दैट इज -QQ अपॉन ये हो जाएगा 6 पाई एप्सिलॉन 0 एल। ऑलराइट, तो ये आंसर है हमारा पोटेंशियल का। तो फाइनली अब कंपेयर करें ऑप्शन से, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस एंड द solution also. So let's move on to the next question, that is this question. It says a parallel plate capacitor is given as a circular plate of radius 8 centimeter and plate separation is given as 1 mm. What will be the charge on the plate if the potential difference of 100 volt is applied? तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एज वी हैव डिस्कस, हमें इसे थ्रू डायग्राम लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एज वी कैन सी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन इस बार प्लेट का जो एरिया है वो सर्कुलर है। ऑलराइट, और उसके बीच का जो सेपरेशन हमें गिवन है वो है 1 mm, और हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट्स। तो एक काफी सिंपल प्रॉब्लम है, तो हमें पता है फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV होने वाला है। ऑलराइट, सो यहाँ पे जस्ट चार्ज के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी V की वैल्यू भी दिया है, जस्ट हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, मतलब हम इसे एयर कंसिडर करेंगे, और फॉर एयर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो है A एप्सिलॉन 0 बाय द सेपरेशन। तो यहाँ पे जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू A, दैट इज एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट लेना पड़ेगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर। आर सेंटीमीटर में दिया है तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, दैट इज 8 इंटू 10⁻² मीटर्स, उसका स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है तो ये याद रखना है 8.85 10⁻²⁰। ऑलराइट, ये वैल्यू है, और फाइनली डिवाइड करना है हमें इसे सेपरेशन से, दैट इज D। सेपरेशन दिया 1 mm, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 1 इंटू 10⁻³ देयरफॉर फ्रॉम हियर वी कैन से कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइनली आती है हमारे पास, ये वैल्यू आती है 1778.49 इंटू 10⁻13 farad. Alright, so this is the value of capacitance we have calculated, but हमको चाहिए charge. So for charge we can write therefore Q will be equals to C into V, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो C यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1778.49 इंटू 10⁻13 इंटू V की वैल्यू 100 गिवन है, तो 100, तो ये मिलेगा कूलम्स में। और फाइनली वी कैन से
जो आंसर आएगा उसका वो आ रहा है 1.78 10 कूलम। ऑलराइट, सो ये वैल्यू है चार्ज की जो प्लेट्स पे डेवलप होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दिया है डायपोल के बारे में। तो बच्चों देखो, डायपोल के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी होंगी। जैसे कि हमें पता है डायपोल क्या होता है, कि दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के जो चार्ज अगर सेपरेट हों फाइनाइट दूरी पे, तो हम उसको एक डायपोल की तरह देखते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में गिवन है अ डायपोल विद द चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एज वी कैन सी आर लोकेटेड एट द पॉइंट 0, माइनस बी, 0। एज वी कैन सी माइनस क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो 0, माइनस बी, 0, दैट इज एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट गिवन है। और प्लस क्यू को ध्यान से देखेंगे तो 0 प्लस बी और 0, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लोकेटेड है प्लस क्यू चार्ज। ऑलराइट, तो ये तो गिवन सिचुएशन हो गया, हमने बना लिया इसे। और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ऑलराइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई whose equipotential surface are planes parallel to yz plane। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात की गई है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो प्लेन है पैरेलल टू yz प्लेन। अगर हम yz प्लेन को ट्राई करें ड्रॉ करने के लिए, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन। ऑलराइट, ये पूरा प्लेन नीचे तक जाएगा ऐसा करके। ऑलराइट, तो ये प्लेन कैसा है अपना, इक्विपोटेंशियल है। तो इक्विपोटेंशियल के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। वो पहले एक बार पूरा रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन के बाद फिर देखते हैं वो। पहला फर्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और सेकंड पार्ट में देखना है हाउ मच टॉर्क वुड बी द डायपोल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। सो जैसे हमने डिस्कस किया अभी डायपोल इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, तो देर आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दैट हैज टू बी दैट रिमेंबर्ड regarding equipotential surface. First important point है work done in equipotential surface is zero। और second important point है electric field जो होती है that is E bar is perpendicular to electric field is perpendicular to the equipotential surface। alright, so ये पार्ट्स हमने थियरी में ये दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े होंगे डेफिनेटली। तो उसी के रिगार्डिंग ये दो पॉइंट्स वी विल बी यूजिंग। सो जस्ट अ छोटा सा यहाँ पे वी कैन टेक अ डेरिवेशन आल्सो के ई इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल सेम होगा सरफेस पे थ्रू आउट। तो ये जो सरफेस है हमने जो ड्रॉ किया है, इस सरफेस पे थ्रू आउट जो पोटेंशियल होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ऑलराइट, सो about this we know relation between potential difference and electric field, which we have already derived, that is delta V is equals to minus E bar dot dr bar। alright, as we can see the potential is same, so delta V की value 0 आएगी। alright, and if this comes out to be 0, we can say the angle between uh, this product, that is E dot dr, theta has to be 90 degree। ऑलराइट, बिकॉज दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं, और डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई डी आर कॉस थीटा। ऑलराइट, और अगर यहाँ पे ये जीरो आ रहा है मतलब कॉस थीटा हैज टू बी 90, बिकॉज कॉस 90 ही जीरो होता है। तो दिस इज द प्रूफ दैट वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑलराइट, सो फ्रॉम दिस वी कैन सी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या तो इस तरफ होना चाहिए या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हो सकता है। बेसिकली वी कैन से इन द फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस होगा। ऑलराइट, सो इट कुड बी अलोंग नेगेटिव, इट कुड बी अलोंग पॉजिटिव।
बस हमें ये याद रखना है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है टॉर्क के बारे में। तो हमने पढ़ा है कि जब कभी भी एक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसका फॉर्मूला, जस्ट द फॉर्मूला आर ऑफ इम्पोर्टेंस व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो फॉर्मूला आपको टिप पे होना चाहिए। सो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता था वो होता था पी ई साइन थीटा, इफ यू रिमेम्बर। ऑलराइट, so Pe sin theta, from here we can see clearly that P क्या है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डाइपोल मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस पे कैलकुलेट एनालाइज, इसका कोऑर्डिनेट था 0, b, 0, इसका कोऑर्डिनेट था 0, b, 0। so if we carefully analyze this total distance between the two charges 2b, so we can write Q into 2b into uh, the angle between, we can say, electric field and the electric dipole moment. So electric dipole moment का direction we have to be careful. Electric field dipole moment का direction होता है from negative to positive. Alright, so ये direction होता है P का, that is electric dipole moment। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने जस्ट नाउ देखा है कि वो अलोंग, तो दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है और पी का डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव क्यू है। तो वी कैन सी बोथ द एंगल बिटवीन पी एंड ए इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा को हम यहाँ पे 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ऑलराइट, सो फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी 2 QB ई। यहाँ पे हमने मिस कर दिया लिखना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ई, ये वाला। ऑलराइट, सो दिस इज द टॉर्क दैट हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसका आंसर फाइनली हमें वहां पे मिला क्या, 2 QEB। This is what the torque that has been acting or it has been experienced by the dipole. So I hope you have cleared with the concept of this question. So let's move on to the second part of the question now. Uh, okay, so this question is basically regarding potential energy. So इसको एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फर्स्ट देखो, एज वी हैव डिस्कस्ड के हमेशा ट्राई करना है हमें कि we should be able to draw the rough diagram for the given question। अगर एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं तो that will be quite helpful for us to solve the problem। ऑलराइट, सो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन रीड आउट करके। तीन चार्जेस दिए हैं, माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू माइनस क्यू अगेन आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। If the potential energy of the system of the three charges is 0, then what is the ratio of capital Q by small q? Alright, so let's try to depict the given question. So we have been given with three charges, minus q. Let's say this is our point A. At point B we have plus capital Q, and at point C we have minus q। और इक्वल डिस्टेंस पे दिया है, तो लेट्स सपोज ये डिस्टेंस x ले लेते हैं, इस डिस्टेंस को भी हम x ले लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमसे टोटल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 0 बोल रहा है। ऑलराइट, सो अगर ये है तो यहाँ पे अगेन वी कैन से टोटल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज U ऑफ सिस्टम इज गिवन टू बी एज 0। ऑलराइट, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमने ऑलरेडी कवर किया है इसको थ्योरी पार्ट में भी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैसे लिखा जा सकता है, वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन AB plus potential energy between BC plus potential energy between AC। All the possible combination we have to take। So this is what the total potential energy of the system we are getting। और हमें फॉर्मूला तो पता ही है इसका। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। तो AB का हम अगर लिखें तो K, वी हैव टू बी केयरफुल जब भी हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वी हैव टू टेक द चार्ज विथ साइंस। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ए पे माइनस क्यू है और इस पे प्लस क्यू है, डिवाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू, दैट इज एक्स। ऑलराइट, प्लस बीसी की अगर बात करें तो अगेन के क्यू माइनस क्यू बाय एक्स अगेन, एंड फाइनली फॉर
ए सी यहाँ ले लेते हैं उसको, के माइनस क्यू, डिस्टेंस अगर दोनों के बीच का देखें तो 2x हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, वी कैन टेक के क्यू अपॉन एक्स, तो क्या बचेगा, वो लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस क्यू बचेगा एक, और यहाँ पे भी माइनस क्यू बचेगा। ऑलराइट, और यहाँ बचेगा हमारे पास प्लस ऑफ क्यू बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे फाइनली हम देखते हैं, ये बचेगा -2q प्लस q/2 इक्वल्स टू 0। therefore finally we can say q upon q, ये इस राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, एंड वी कैन से q/q comes out to be 1/4। so this is what the ratio we are getting for this question। so यही आंसर है इसका। I hope you have understood the concept। so now let's move on to the second part of the question। तो ये क्वेश्चन है अब हमारे पास, इसमें बोल रहा है we need to find the ratio of potential differences, we need to find the ratio of potential differences that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitance in the ratio 1:2, so that energy stored in this two cases becomes the same। तो बेसिकली दो कैपेसिटर हैं C1 C2, पहले उन्हें सीरीज में लगाया गया और फिर पैरेलल में, ठीक है ना, और उनका रेशियो दिया गया है। सो गिवन इज C1/C2 इज 1/2, लेट्स से। सो फ्रॉम दिस वी कैन से 2C1 विल बी इक्वल्स टू C2, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट इट सेज, पहले हमने इसको सीरीज में लगाया, देन इसको हमने we need to find the potential difference that must be applied across parallel and series combination। so first we will take for parallel condition। for parallel for parallel we can say C equivalent, just we have to add C1 plus C2, और इसको हम लिख सकते हैं C2 की जगह पे 2C1 भी लिखा जा सकता है, तो ये टोटल 3C1 आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। फॉर पैरेलल वी हैव रिटन दिस, एंड सिमिलरली फॉर सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में C इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूलेज ऑलरेडी हमने डिराइव भी किए और स्टडी भी किए हैं थियरी पार्ट में इसके। तो जस्ट यहाँ पे C2 की जगह अगेन 2C1 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 2C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3C1। तो फाइनली हमें क्या मिला, 2C1/3। ऑलराइट, तो ये हो गया फॉर पैरेलल। सो यहाँ पे हम सफिक्स में p डाल देते हैं, ये हो गया फॉर सीरीज, तो यहाँ पे s डाल देते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन गिवन है हमें कि एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज, और एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमें पता है, होता है हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CP VP स्क्वायर, एंड हियर वी कैन राइट हाफ CS VS स्क्वायर। सो बोथ साइड से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन राइट रेशियो चाहिए हमें VP/VS का, तो VP/VS द होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज CS अपॉन CP, और CS अपॉन CP तो हमें मिला है, CP ये मिला है और CS ये। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है, CS को क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 C1 डिवाइड बाय CP क्या मिला था, 3C1। ऑलराइट, सो फाइनली द रिजल्ट क्या देख रहे हैं हम, VP दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस in parallel combination upon potential difference in series is nothing but it can be written as √2/3। so this is the answer to this question। so I hope you have understood the concept clearly।